प्रोजेक्टर ही बंद हो गया। अब हम लोग सीधे चैप्टर के अंदर जंप कर जाएंगे, सेक्शन 3 से स्टार्ट। सेक्शन 3 निकाल लो, मिल गया होगा आपको। हाँ बिल्कुल ठीक है। देखो सेक्शन 3 क्या कहानी है। टोटल हमारे पास कितने इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनके ऊपर ड्यूटी जानी है? टोटल 65 इंस्ट्रूमेंट इन विच स्टैम्प ड्यूटी इज पेबल। टोटल 65 इंस्ट्रूमेंट है जिनके ऊपर स्टैम्प ड्यूटी क्या है? पेबल है। इसमें टोटल 3 बातें हैं। पहली बात, ऑल 65 डॉक्यूमेंट्स एग्जीक्यूटेड इन इंडिया, एग्जीक्यूटेड इन इंडिया। क्योंकि देखो हम जो लॉ पढ़ रहे हैं वो किसका पढ़ रहे हैं? पार्लियामेंट का। तो हम लोग इसलिए टोटल में बात कर रहे हैं कि टोटल 65 कि जो टोटल 65 अगर एग्जीक्यूट कहां पे होते हैं? इंडिया में। एग्जीक्यूटेड का मतलब पता ही है आपको, साइन कहां होते हैं? इंडिया के अंदर। तो उस केस में बोला है स्टैम्प ड्यूटी कब पे करनी है? ठीक है, बोला है शैल बी स्टैम्प फर्स्ट बिफोर साइनिंग और एग्जीक्यूशन। देखो आपने एक एफिडेविट बनवाया, तो आपने एफिडेविट बनवाने से पहले क्या किया हुआ शिखा? वो स्टैम्प पेपर खरीद लिया हुआ। यस और नो? वो एफिडेविट बनवाने से पहले आपने क्या किया होगा? एक स्टैम्प पेपर परचेज कर लिया होगा। और स्टैम्प पेपर जब आपने इस तरीके से, ये स्टैम्प पेपर है आपने परचेज कर लिया, मान लो ये 10 रुपए का स्टैम्प पेपर है आपने परचेज कर लिया, तो यहां पे क्या कह रहा है? देखो जो स्टैंपिंग होगी वो पहले होगी, किससे पहले? साइन करने से पहले। भाई पहले आप वो स्टैम्प पेपर खरीदोगे, उसके बाद ही तो स्टैम्प पेपर में साइन करोगे कि हाँ भाई, एफिडेविट का मतलब क्या? मैं कसम खा रहा हूं कि जो मैंने इस एफिडेविट में लिखा है या जो भी इसके अंदर मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूं वो सच है और सच के सिवा कुछ नहीं है। तो क्या मैं बोल सकता हूं स्टैंपिंग फर्स्ट साइनिंग लेटर? हमेशा ऐसे ही होता है। ठीक है, अब कुछ क्या होता है, ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो इंडिया के बाहर होते हैं। कहां होते हैं? आउटसाइड इंडिया। इफ, यहां पे एक ही ब्रांच निकालना, इफ, ये पहले वाला लिख लिया, ये डॉक्यूमेंट्स है ना, ऑल 65 डॉक्यूमेंट्स एग्जीक्यूटेड इन इंडिया। आप तो पूरा लिखोगे, स्पेलिंग के साथ लिखना पूरा। अब मैं वो बता रहा हूं, इफ डॉक्यूमेंट्स एग्जीक्यूटेड
आउटसाइड इंडिया। अगर आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, अच्छा नहीं, इधर तो फिर मेरे को दिक्कत होगी, मैं नहीं देख पाऊंगा आपको। बोतल आ रही है ये? अच्छा, हाँ, ये काम साइनिंग और एग्जीक्यूशन, साइनिंग और एग्जीक्यूशन। मुझे भी तो पता लगेगा, आपको दिखता है? अच्छा, ये नीचे नहीं दिखता है, इसको भी साइड कर दूं। दूसरा क्या है? इफ डॉक्यूमेंट्स एग्जीक्यूटेड आउटसाइड इंडिया। समझ में आ रहा है ना? अरे मैं कह रहा हूं शिखा, बच्चे ने पूरा स्टैम्प एक्ट पढ़ा है, आपने उससे क्वेश्चन पूछ लिया, बता भाई, जो हमारे सिलेबस में हम लोग स्टैम्प ड्यूटी पढ़ रहे हैं, तो ये बता कि भारत के संविधान में वो कहां दिया? अब उसको पता ही नहीं कि भारत के संविधान में वो कहां दिया हुआ है, तो कॉन्करेंट लिस्ट में दिया है। कौन सी एंट्री है? 44। पक्का? ठीक है, कहानी समझ में आई? चेक कर लो, मेरे को याद ही नहीं। हाँ, 44 एंट्री बिल्कुल सही है। अब आपको पता है। अब मान लो किसी बच्चे ने पूरा पढ़ भी रखा है, तो फायदा क्या हो, उसको यही नहीं पता। जितने भी डॉक्यूमेंट्स, अच्छा टोटल कितने? 65 है। 65 डॉक्यूमेंट्स अगर इंडिया में क्या होते हैं? साइन होते हैं। तो पहले स्टैंपिंग करवानी है, उसके बाद साइन करना है। इंडिया के बाहर दो बातें, इंडिया के बाहर दो बातें, इंडिया के बाहर बेटा दो बातें क्या है? अगर वो बिल ऑफ एक्सचेंज है या प्रोमिसरी नोट है। क्या है? बिल ऑफ एक्सचेंज है या प्रोमिसरी नोट है। और इसमें क्या है? अदर। अदर समझ गए? अदर देन बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिसरी नोट। तो बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिसरी नोट की कहानी अलग है और बाकियों की कहानी अलग है। मैं नेक्स्ट पेज पे लिख देता हूं, आपको ढंग से दिखाई देगा, मस्त बढ़िया। नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं। तो क्या बोला मैंने? अगर बिल ऑफ एक्सचेंज है या प्रोमिसरी नोट है, ठीक है। अच्छा बताओ, पेबल क्या होगा? पेबल एट मैच्योरिटी वाला होगा, क्योंकि वो वाला तो हो नहीं सकता पेबल ऑन डिमांड, उसके ऊपर तो स्टैंप ड्यूटी जाती नहीं है। तो यहां पे क्या बोलता है? शैल बी स्टैम्प, शैल बी, साथ के साथ लिख लो, स्टैम्प बिफोर सच इंस्ट्रूमेंट, such instruments are dealt in India in any manner, in any manner। इंडिया के बाहर क्या हुआ? बिल ऑफ एक्सचेंज या प्रोमिसरी नोट बनाया गया। अब जब आप इंडिया आओगे तो आपको क्या करना है? शैल बी स्टैम्प्ड। अब उसके ऊपर क्या करनी है? स्टैंपिंग करनी है। बिफोर सच इंस्ट्रूमेंट्स आर डेल्ट इन इंडिया एनी मैनर। डेल्ट का मतलब क्या है? डील।
जब आप इंडिया में डील करोगे, जब आप क्या करोगे, इंडिया में डील करोगे, तो आपको क्या करना है, स्टैंपिंग करवा लेनी है पहले उसे। जैसे क्या है ना, कोई बिल ऑफ एक्सचेंज है, ए ने बी को एक बिल ड्रॉ किया और बी ने क्या किया, ए को एक बिल ऑफ एक्सचेंज दे दिया। ये सारी कहानी कहां हुई, इंडिया के बाहर। ये सारी कहानी इंडिया के बाहर हुई। अब ए ने वो बिल इंडोर्स कर दिया, किसको, सी को। पता होगा आपको ऐसा होता है। और सी कहां चला गया, बैंक में चला गया पैसे लेने, कि भैया मुझे पैसे दो, ये 1 लाख रुपए का बिल ऑफ एक्सचेंज। तो बैंक क्या करता है, अपने डिस्काउंटिंग चार्जेस ले लेगा। तो जब ये सी कहां जाएगा, बैंक में जाएगा, उससे पहले क्या करना पड़ेगा, इसे स्टैंपिंग करनी पड़ेगी। उससे पहले क्या करनी पड़ेगी, स्टैंपिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि उसे कहां डील करना है, बैंक से जाके उसे डिस्काउंट करवाना है। ठीक है, साइन वो ऑलरेडी हो चुका होगा। क्या मैं बोल सकता हूं, यहां पे साइन पहले हो चुका है, स्टैंपिंग बाद में हो रही है। तो यहां पे साइनिंग क्या है, पहले हो चुकी है, स्टैंपिंग क्या हो रही है, बाद में हो रही है। लिख लिया इतना। चलो आगे दूसरे वे ब्रांच थी ना हमारी, उसमें क्या था हमारे पास, अदर। तो अदर कितने डॉक्यूमेंट्स रह गए, 63, क्योंकि 2 तो यहां हो गए ना। अदर 63 डॉक्यूमेंट्स रह गए। इफ एग्जीक्यूटेड क्या है, आउटसाइड इंडिया। अगर ये अदर क्या होते हैं, एग्जीक्यूटेड आउटसाइड इंडिया, तो क्या होगा, बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिसरी नोट का तो क्या है सर, साइन पहले हो चुका है, स्टैंपिंग बाद में होगी। तो हमें क्या करना है, जब हम बैंक से डिस्काउंट करवाने जाएंगे उससे पहले उसकी स्टैंपिंग करा लेनी है। अदर 63 में क्या करना है, अदर 63 के अंदर लिखो, शैल बी स्टैम्प्ड, शैल बी स्टैम्प्ड विद इन मैक्सिमम, याद आ रहा है कुछ मैंने वहां बताया था, 3 months, विद इन मैक्सिमम 3 months। याद आ रहा है आपको, रजिस्ट्रेशन एक्ट में पढ़ाया था मैंने कि वो बंदा टाइम पीरियड, अगर आउटसाइड इंडिया हुआ है प्रॉपर्टी की डील, तो जब इंडिया आएगा वो 4 महीने की कैलकुलेशन 3+1। आप आए थे उस लेक्चर में, तो उस वाले लेक्चर में आए थे जिसमें मैंने ये कैलकुलेशन बताई है, नहीं बताई ना, हाँ, तो वो लेक्चर आपने छोड़ा हुआ। तो शैल बी स्टैम्प्ड विद इन 3 months after the document is received in India। ठीक है, तो क्या समझ में आया कि अगर सर ए ने बी को एक प्रॉपर्टी बेच दी, और ये प्रॉपर्टी कहां सिचुएटेड है, ओ भाई प्रॉपर्टी इंडिया में, ये डील कहां कर रहे हैं, आउटसाइड इंडिया। ये जो डील हो रही है इनकी, ये भारत के बाहर हो रही है। ये भी अमेरिका में, यूएसए में, ये भी यूएसए में बैठ के कर सकते, नहीं कर सकते, कर सकते। तो एक कागज पे दोनों क्या हुआ, ए ने लिख दिया कि मैं बी को अपनी दिल्ली की हाउस प्रॉपर्टी बेच रहा हूं, लिख दिया एक कागज पे। अब क्या कराना पड़ेगा, जब इंडिया आएगा तो 3 महीने के अंदर अंदर स्टैंपिंग करानी पड़ेगी उसकी। 3 महीने में क्या करानी पड़ेगी, स्टैंपिंग करानी पड़ेगी। शैल बी स्टैम्प्ड विद इन मैक्सिमम 3 months आफ्टर द डॉक्यूमेंट इज रिसीव्ड इन इंडिया। तो जैसे ही आप इंडिया के अंदर आए, उसके 3 महीने के अंदर अंदर उसकी स्टैंपिंग करवा लो। आ गई जी बात समझ में, ये लॉ मेकर कह रहा है। अब ये बात कहां लिखी है, सेक्शन 18 में लिखी है स्टैंप एक्ट के। और इससे पहले जो हमने ये बात पढ़ी, कौन सी बात कहां गई वो, ये वाला जो हमने पढ़ा बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिसरी नोट का, ये सेक्शन 19 में बात लिखी है। मतलब ये चीजें लिखी कहां है, ये भी लिख लो। और जो इंडिया में एग्जीक्यूटेड था वो कहां लिखी है बात, इंडिया वाली जो एग्जीक्यूटेड है
देखो ये कहानी थी ना टोटल सेक्शन 3 में क्या बता रखे हैं, 65 इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनके ऊपर स्टैंप ड्यूटी जानी है। इंडिया वाले हैं, इंडिया वालों में क्या होनी है, स्टैंपिंग पहले होनी है और साइनिंग बाद में होनी है। तो ये बात सेक्शन में लिख लो, 17 में लिखी है। ये बात कहां लिखी है, सेक्शन 17 के अंदर। उसके बाद जो बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिसरी नोट कहां है, आउटसाइड इंडिया। ये बात जो होनी है वो सेक्शन 19 में लिखी है और ये बात सेक्शन 18 में लिखी है। अब समझ में आ गया होगा, मैं सेक्शन बता दिया आपको, ये चीजें लिखी कहां पे। वो दिखाना है क्या जो लिखा है, हो गया ना। पीडीएफ वाला पेज कहां चला गया भाई, तो दोबारा से डाउनलोड करना पड़ेगा। नहीं, वो जो पीडीएफ फाइल थी ये वाली, सेक्शन 3। ये भी ढंग से भी सेटअप लगाया नहीं ना, इसलिए थोड़ी दिक्कत हो रही है मेरे को भी। ये देखो, ये यहाँ पे सेक्शन 3 क्या कह रहा है, चार्जिंग सेक्शन है। चार्जिंग सेक्शन मतलब ये बताएगा कि भैया जो 65 डॉक्यूमेंट्स है उनके ऊपर स्टैंप ड्यूटी लगनी है। कौन से हैं 65? तो ये देखो, ये शेड्यूल 1 जो बता रहा है वो 10 है ना। एवरी इंस्ट्रूमेंट जो कहां पे मेंशन है, शेड्यूल के अंदर। कौन से शेड्यूल में, शेड्यूल 1 के अंदर। which are not have been previously executed by any person is executed in India on or after। देखो इस एक्ट के बाद ही, तो स्टैंप एक्ट बनने के बाद ही क्या हुआ है, स्टैंप ड्यूटी पेबल होनी स्टार्ट हुई है ना। जब तक ये एक्ट ही नहीं था तो उससे पहले स्टैंप ड्यूटी लगती नहीं थी। तो कह रहा है इस एक्ट के बनने के बाद से 1 जुलाई 1899 से क्या हो गया, हमने स्टैंप ड्यूटी लगानी स्टार्ट कर दी। कह रहा है एवरी बिल ऑफ एक्सचेंज पेबल, लिख रहा है देखो, अदरवाइज देन डिमांड वाला नहीं है ना, और प्रोमिसरी नोट भी डिमांड वाला नहीं चलेगा। मेड आउटसाइड इंडिया, आउट ऑफ इंडिया ऑन और आफ्टर एक्सेप्टेड, प्रेजेंटेड, इंडोर्समेंट, अदरवाइज नेगोशिएटेड इन इंडिया। देखो इंडिया की बात कर रहा है, और ये वाली क्या बात कर रहा है, एवरी इंस्ट्रूमेंट बिल ऑफ एक्सचेंज, ये आ गया प्रीवियस ईयर, रिलेटेड टू एनी प्रॉपर्टी और मैटर थिंग्स डन इन इंडिया रिसीव। तो ये मैंने ना आपको चार्ट की फॉर्म में बता दिया, यहां से कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। बस उसके बाद ये आप सीधे लिख लो, इसकी जगह सर ने क्या किया, वो चार्ट बनवा दिया मैंने, इसको काट के सीधे चार्ट बनवा दिया। अब यहाँ पे लिखा है हाउएवर नो स्टैंप ड्यूटी, इसको कैसे पढ़ेंगे, नो स्टैंप ड्यूटी शैल बी चार्जेबल। तो 3 केसेस हैं जहां पे स्टैंप ड्यूटी नहीं लगेगी। तो मैं क्या लिख सकता हूं यहाँ पे मैं सीधे बोल सकता हूं exempted from stamp duty, yes or no, exempted from stamp duty, कि भैया ये exempt है, इनके ऊपर stamp duty नहीं लगनी, ये exempt है। सबसे पहले क्या है exempt, वो इंस्ट्रूमेंट जो किसके बिहाफ में है, गवर्नमेंट के बिहाफ में। सिंपल वर्ड्स में बोल सकते हैं इंस्ट्रूमेंट एग्जीक्यूटेड बाय गवर्नमेंट ऑन बिहाफ और इन फेवर। देखो मैंने क्या किया, इसका शिखा मैंने इसका भी चार्ट बना दिया। कैसे बनाया बेटा मैंने चार्ट,
मैंने लिखा स्टैम्प ड्यूटी exempted from such instruments सेक्शन 3 था ना ये, तो सेक्शन 3 की क्या चल रही है, ये एक्सेप्शन, जहां पे स्टैम्प ड्यूटी नहीं लगेगी। वेरी गुड, स्टैम्प ड्यूटी नहीं लगने वाली। तो मैंने चार्ट बना दिया इसका, पहला, दूसरा और तीसरा। पहले में मैंने लिखा इंस्ट्रूमेंट एग्जीक्यूटेड बाय गवर्नमेंट। जो भी इंस्ट्रूमेंट कौन साइन कर रहा है, गवर्नमेंट साइन कर रही है, क्योंकि एग्जीक्यूटेड का मतलब ही क्या है, साइन करना। तो जो भी गवर्नमेंट साइन कर रही है, या तो ऑन बिहाफ या इन फेवर। आप गवर्नमेंट के फेवर में बना रहे हो, स्टैम्प ड्यूटी नहीं जाएगी। या गवर्नमेंट किसी के बिहाफ में बना, समझ गए ना, ऑन बिहाफ, गवर्नमेंट किसी के आपके बिहाफ में बना रही हो, तो उसमें भी स्टैम्प ड्यूटी नहीं जानी। दूसरा और तीसरा बता देता हूं, एनी इंस्ट्रूमेंट, पहले तीसरा बता देता हूं, एनी इंस्ट्रूमेंट एग्जीक्यूटेड इन SEZ। जो इंस्ट्रूमेंट कहां पे एग्जीक्यूट हो रहा है, SEZ में। SEZ समझते हो ना, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। तो अगर कोई भी इंस्ट्रूमेंट कहां पे एग्जीक्यूट हो रहा है, SEZ के अंदर, ये देखो यहां पे लिखा है, क्या लिखा है, इंस्ट्रूमेंट, ओ भाई ये हाइलाइटर पकड़ो तो पता नहीं कहां चला जाता है, हाइलाइटर नहीं आता है। अच्छा यहां से ले लेता हूं हाइलाइटर, बड़े 1 मिनट रुक जाओ, कहां गई हो। ये देखो इंस्ट्रूमेंट एग्जीक्यूटेड है ना, डेवलपर और यूनिट्स इन कनेक्शन, ठीक है, विद द कैरिंग आउट द पर्पस ऑफ SEZ। और पहले वाला देख लो, गवर्नमेंट लिखा हुआ है, यहां पे लिखा हुआ लायबल द ड्यूटी इन रिस्पेक्ट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, पर ये क्या किया हुआ है, एग्जम्प्ट किया हुआ है, इनके ऊपर ड्यूटी लगनी नहीं है, नो ड्यूटी। अब क्या होता है, सिखा बच्चे ना रट्टा मारते हैं, बच्चे सेक्शन 3 का भी रट्टा मारते हैं कि सेक्शन 3 क्या है, सेक्शन 3 क्या चीज है। सर सेक्शन 3 3 बातें बोलता है। इसकी जगह हमने चार्ट बनाया, आपने देखा होगा हमने चार्ट बनाया, उस सेक्शन 3 के अंदर हमने जो चार्ट बनाया तो उसके अंदर, सॉरी 2 बातें बोली हमने, उसके अंदर 2 बातें बोली, वो डॉक्यूमेंट्स जो एग्जीक्यूट हो रहे हैं इंडिया में, वो डॉक्यूमेंट्स जो एग्जीक्यूट हो रहे हैं इंडिया के बाहर। जो भी डॉक्यूमेंट इंडिया में एग्जीक्यूट हो रहा है, स्टैंपिंग फर्स्ट साइनिंग लेटर, पर जो भी डॉक्यूमेंट इंडिया के बाहर एग्जीक्यूट हो रहा है, साइनिंग फर्स्ट स्टैंपिंग लेटर। उल्टा हो रहा है एक तरीके से। अब उसमें भी आपने आउटसाइड इंडिया में 2 बातें देखी, प्रोमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज, उसकी कहानी अलग, और जो उनके अलावा है उनकी कहानी अलग। क्योंकि प्रोमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या है, जब आप डील करने जाओगे बैंक में तो आपको पहले स्टैंपिंग करा लेनी है। बात समझ में आ गई। अब हाउस प्रॉपर्टी किसी ने आपको बेची, आप इंडिया आ गए, तो 3 महीने में क्या करो, उसको भाई स्टैंपिंग करवा ले उसकी, 3 महीने के अंदर अंदर उसमें क्या करवा ले, स्टैंपिंग करवा ले। समझ में आया नहीं, वहां 3 महीने का टाइम कर दिया। फिर उसकी क्या है, 3 एक्सेप्शंस हैं। पहली एक्सेप्शन क्या है, सिंपल वर्ड्स में क्या लिखेंगे, एनी इंस्ट्रूमेंट एग्जीक्यूटेड बाय गवर्नमेंट ऑन बिहाफ और इन फेवर, सिंपल वर्ड्स में हो गया। तीसरे वाले में क्या लिख लेंगे, एनी इंस्ट्रूमेंट एग्जीक्यूटेड, ठीक है ना, कहां पे, ऑन बिहाफ या इन फेवर ऑफ डेवलपर और यूनिट्स कनेक्टेड विद द पर्पस ऑफ SEZ। सिंपल। आप समझ रहे हो मेरी बातों को, मैं आपको रटवा नहीं रहा, चीजों को समझने के बाद आप याद कर लो, और वैसे पढ़ के देखोगे पागल हो जाओगे, क्या लिखा हुआ ये कहानी। 2 लिख लो फटाफट, लिख लिए, क्या बात है यार, तुम भी तूफान हो रहे हो बिल्कुल एकदम। तीसरा देखो क्या है, तीसरा मतलब कि ये दूसरा क्या है ना, दूसरा वाला है। वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे हो। ये क्या है दूसरा वाला, कोई इंस्ट्रूमेंट है जो क्या हो रहा है, सेल की बात कर रहा है, ट्रांसफर की बात कर रहा है, डिस्पोजेशन की बात कर रहा है, या तो एब्सोल्युटली
मोर्टगेज भी हो सकता है या अदरवाइज कुछ भी हो सकता है। अब कहानी किस चीज से रिलेटेड है या शेयर ऑफ प्रॉपर्टी से भी रिलेटेड है, शिप है, वेसल है, ये सब कहानी चल रही है। सीधी सिंपल सी बात है, मैं बताता हूं। कोई भी इंस्ट्रूमेंट जहां किसकी बात हो रही हो, सेल की, एस से आ गया सेल, टी से आ गया ट्रांसफर, डी से आ गया डिस्पोजिशन। STD पहले देखा था वो, वहां से फोन करते थे हम लोग। तो ये सेल, ट्रांसफर और डिस्पोजिशन। अब चाहे आप किसी शिप का कर रहे हो या वेसल का कर रहे हो, किसी शिप का कर रहे हो या वेसल का कर रहे हो, या शिप की प्रॉपर्टी का कर रहे हो, या आप सीधे ऐसे याद रख लो शिप का कर रहे हैं या वेसल का कर रहे हैं। अब वो शिप और वेसल किसके अंदर रजिस्टर्ड है, मर्चेंट शिपिंग एक्ट, या कहां रजिस्टर्ड है वो, रजिस्ट्रेशन शिप एक्ट। मुझे बताओ स्टैंप ड्यूटी का जो एक्ट है, जो स्टैंप ड्यूटी एक्ट है वो 1899 है, ये कौन सा है 94, ये कौन सा है 41। क्या स्टैंप ड्यूटी एक्ट से पहले के एक्ट है ये? यस। क्या हो रहा है कि सर अगर कोई बंदा वेसल पे अपना बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहता है, अब आप कह रहे हो भाई बड़ी सी वेसल होगी, बहुत वेसल तो बहुत बड़ी होती है, आप कह रहे हो उसमें मैं अपना बर्थडे सेलिब्रेट करूंगी, 600-800 लोग, पता नहीं 10,000 लोग बुलाऊंगी भाई साहब, ठीक है ना, बड़ी बड़ी वेसल होती है, आ जाएंगे इतने लोग भी। तो भाई साहब क्या मुझे बताओ, क्या कोई ना कोई चीज का इंटरेस्ट ट्रांसफर हो गया, नहीं हो गया, जिसकी वह वेसल है, क्या उसके ऊपर स्टैंप ड्यूटी जाएगी अकॉर्डिंग टू स्टैंप ड्यूटी एक्ट 1899? आंसर इज नो, नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी? हेडिंग ही क्या लिखी थी, नो स्टैंप ड्यूटी, क्योंकि उसके ऊपर ऑलरेडी क्या बने हुए हैं, 2 कानून बने हुए हैं। ऑलरेडी क्या बने हुए हैं, 2 कानून बने हुए हैं। बात समझ में आ रही है? तो सीधी सिंपल सी वर्डिंग में हम क्या लिखते हैं, एनी इंस्ट्रूमेंट विच आर गवर्निंग विद द मर्चेंटाइजशिप एक्ट और इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट इन रिस्पेक्ट टू शिप, वेसल, है ना, और किस उसमें सेल, ट्रांसफर, तो उस केस के अंदर स्टैंप ड्यूटी नहीं लगती। सिंपल वर्ड्स में लिख लो, एनी इंस्ट्रूमेंट अंडर विच मर्चेंट शिपिंग एक्ट, बाकी ईयर लिख लो, अभी तो हम पढ़ रहे हैं तो ईयर लिख सकते हो 1894, पेपर में याद ना रहे कोई इशू नहीं है। और इंडियन रजिस्ट्रेशन ऑफ शिप्स एक्ट, हाँ शिप एक्ट 1841। in respect of sale, transfer और disposition, लिखा हुआ है ना उसमें, कॉमा आइदर एब्सोल्युटली और पार्टली, आइदर एब्सोल्युटली और पार्टली, और बाय वे ऑफ मोर्टगेज, और बाय वे ऑफ मोर्टगेज और अदरवाइज। देखो 4 बातें हो गई, 4 नहीं मतलब बहुत सारे। देखो सेल हो गया, ट्रांसफर हो गया, डिस्पोजिशन हो गया, और क्या हो गया, आइदर, अब ये चीज किससे हो रही है, आइदर एब्सोल्युटली हो रहा है और पार्टली हो रहा है, और क्या हो रहा है, बाय मोर्टगेज या मोर्टगेज के थ्रू हो रहा है। एब्सोल्युटली और पार्टली और बाय मोर्टगेज और अदरवाइज। अदरवाइज ना एक ऐसा वर्ड है, कुछ भी आ जाएगा इसमें, है ना। और अदरवाइज किसमें हो रहा है, ऑफ एनी शिप हो सकती है, वेसल हो सकती है, ठीक है ना, और लिख लो, और एनी पार्ट ऑफ इंटरेस्ट, कोई क्या है, पार्ट ऑफ इंटरेस्ट है, हाँ इसी के आगे सेम ये लाइन कॉपी पेस्ट करनी है, कहां तक, वेसल तक। ये लाइन कॉपी पेस्ट कर दो, मॉड्यूल में लिखी है ना आपके, कॉपी पेस्ट कर दो वेसल तक। इंटरेस्ट, एनी पार्ट ऑफ इंटरेस्ट लिख लिया। शेयर ऑफ प्रॉपर्टी, कोई शेयर ऑफ प्रॉपर्टी है, और इन एनी शिप और वेसल।
या हम उस शिप को क्या कर रहे हैं, मॉर्गेज करवा रहे हैं, या उसमें कोई इंटरेस्ट ट्रांसफर कर रहे हैं, है ना, कुछ भी हो रहा है, उस शिप या वेसल के अंदर कुछ भी हो रहा है, तो उस केस के अंदर उसके ऊपर स्टैंप ड्यूटी नहीं जाएगी। पढ़ लो एक बार, जो आपने लिखा है वो पढ़ना है, जो किताब में लिखा है वो नहीं पढ़ना है। बताओ जी, समझ में आया या नहीं? क्या ये सब छोड़ दो ना, क्या करना है, क्यों परेशान हो रहे हो? ओ भाई, मैंने तो यहीं तक बोली, तुम देखते नहीं हो क्या? अच्छा अच्छा, नहीं, ये तो मैं पहले नहीं लिखवा चुका हूं अपनी लैंग्वेज में। मैंने तो बस बोला कि बस ये यहीं तक लिखना, बस वैसल तक, इस लाइन तक बोला था बस, इससे तो आगे मैंने बोला ही नहीं। नहीं, मैंने तो बस सीधे बोला मर्चेंडाइज शिप एक्ट लिखो 1894 और इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट लिखो। हाँ, नहीं 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 नहीं, नहीं भाई, कुछ नहीं है कंपल्सरी। ये ऐसे हो जा रहा है, जो मैं लिख रहा हूं ना वो उधर चला जा रहा है, वो इस वाले में हाईलाइटर ही नहीं है। अब बताने जा रहा हूं सेक्शन 4, हेडिंग डाल लो, सेक्शन 4। सेक्शन 4 सेक्शन 4 क्या कहानी है मैं बताता हूं आपको, हम लोग चार्ट बनाएंगे इसका, मैं बताता हूं आपको। लिखो सेक्शन 4। सेक्शन 4 कहता है वन ट्रांजैक्शन, क्या बोलता है, वन ट्रांजैक्शन, किस चीज की ट्रांजैक्शन है, सेल, मॉर्गेज, सेटलमेंट। थ्रू टू और मोर इंस्ट्रूमेंट। चार्ट की फॉर्म में बनाना है, समझ गए ना, चार्ट की फॉर्म में बनेगा ऐसे। तो इसमें दो बातें आ जाएंगी, पे फुल स्टैम्प ड्यूटी ऑन प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट। पे ₹1 स्टैम्प ड्यूटी ऑन अदर subordinate instrument। नहीं, पे ₹1, ₹1 स्टैम्प ड्यूटी ऑन, अच्छा पे ये लिखा है, पे ₹1 स्टैम्प ड्यूटी ऑन अदर सबऑर्डिनेट इंस्ट्रूमेंट्स, अदर सबऑर्डिनेट इंस्ट्रूमेंट्स। हो गया ना, अब समझ लो, पहले सीखा इसे। क्या बोल रहा है, एक ट्रांजैक्शन, क्या है, एक ट्रांजैक्शन है
सेल की है, मॉर्गेज की है या सेटलमेंट की है, किसी भी चीज की है जिसके अंदर दो या दो से ज्यादा इंस्ट्रूमेंट है। इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं मैंने आपको बताया था, जिसमें कार्डलेस होता है, आरटीआई होता है, वो इंस्ट्रूमेंट होता है। अब ध्यान से सुनना मेरी बात। ए और बी दोनों भाई हैं और ये हाउस प्रॉपर्टी 1 इन दोनों की है। क्या ये ज्वाइंट ओनर हो गए? नहीं हो गए? हो गए। अब ये बेच किसको रहे हैं? सी को। सी को ये प्रॉपर्टी बेच रहे हैं। सी क्या है जी? बायर है। और ये दोनों क्या है? सेलर। अब मुझे ये बताओ, ध्यान से मेरी बात को सुनना। इंस्ट्रूमेंट यहां पे क्या है? दो। ट्रांजैक्शन तो एक ही हो रही है कि एक हाउस प्रॉपर्टी बेची जा रही है। ट्रांजैक्शन क्या है? 1। ट्रांजैक्शन तो एक ही है ना। ट्रांजैक्शन तो क्या हो रही है? एक ही हो रही है कि एक हाउस प्रॉपर्टी क्या हो रही है? बेची जा रही है। पर इंस्ट्रूमेंट दो है। इंस्ट्रूमेंट क्यों दो है? ये दोनों ज्वाइंट ओनर है, तो इसका मतलब दोनों की सहमति चाहिए। अगर एक कह देता है हाँ भाई मैं बेच रहा हूं, दूसरा कहता मैं नहीं बेच रहा, तो नहीं माना जाएगा। तो दोनों की सहमति चाहिए। तो उस केस के अंदर यहां पे जो बनेगी वो क्या बनेगी? सेल डीड बनेगी। अब क्या ऐसा हो सकता है कि ए बी को बोल दे मेरे बिहाफ में तो ये प्रॉपर्टी बेच दे? बोल सकते हैं ना। इसके लिए क्या बनानी पड़ेगी? ए को स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी बनानी पड़ेगी। बताया था मैंने आपको। तो क्या एक स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी बन रही है? यस। क्या उसके ऊपर भी स्टैंप ड्यूटी जाएगी? यस, उसके ऊपर भी स्टैंप ड्यूटी जाएगी। पर उसके ऊपर कितनी स्टैंप ड्यूटी जाएगी? 1 रुपए की। क्योंकि प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट कौन सा है? प्रिंसिपल है सेल डीड। भाई तुम और तुम्हारे पापा मिलके तुम दोनों की प्रॉपर्टी है। अब तुम्हारे पापा जी वो प्रॉपर्टी बेच रहे हैं मुझे, और वो कह रहे हैं कि शिखा तू क्या कर, एक स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी बना दे। वकील ने बोला एक स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी बना देते हैं, उसके ऊपर 1 रुपए की ड्यूटी चली जाएगी, और जो मैं सर को प्रॉपर्टी बेच रहा हूं, जो सेल डीड मैंने बनाई है, उसके ऊपर फुल स्टैंप ड्यूटी चली जाएगी, क्योंकि ये प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट है और वो उसका क्या है? सबऑर्डिनेट। कौन है सबऑर्डिनेट? पावर ऑफ अटॉर्नी। बात समझ में आई नहीं आई? कोई डाउट नहीं? एग्जाम्पल लिख लो, भूल जाओ। लिख लो एग्जाम्पल कॉपी में। हाँ, वरना क्या है, भूल जाओगे, दिक्कत हो जाएगी। जल्दी से लिख लेना शॉर्टकट में। अगला देखो, यहां पे लिखना सेक्शन 4। सेक्शन 4 ही पढ़ रहे हैं ना। यहाँ हेडिंग के लिए जगह छोड़ देना जानबूझ के। अभी पहले एक एग्जांपल बोलूंगा, आपको बताना है सेक्शन 4 एप्लीकेबल होगा या नहीं। तो आपको बताना है सेक्शन 4 एप्लीकेबल होगा या नहीं, ये आपको बताना है। एग्जाम्पल देखो क्या है। एक है पार्टी एस। एस का मतलब क्या हो गया? सेलर। और दूसरा है बी। बी का मतलब क्या हो गया? बायर। 2 पार्टी हो गई। हाउस प्रॉपर्टी है किसकी? एस की। किसको बेच रहा है? बी को। कितने की प्रॉपर्टी है? 10 करोड़। ये केस लॉ है, एग्जाम में आया वो, तो ध्यान से सुनना। 10 करोड़ की प्रॉपर्टी। अब जब ये बेच रहा है तो क्या बनेगी दोनों के बीच में? वेरी गुड। तो सेल डीड बन गई भाई।
बी ने कहा मेरे पास देने के लिए कितने हैं 6 करोड़, 10 करोड़ की प्रॉपर्टी है ना, कहता है मेरे पास देने के लिए 6 करोड़ है। ए क्या एस क्या कहेगा? एस कहेगा भाई 4 करोड़ का भी तो दे, 4 करोड़ कहाँ है, 6 प्रॉपर्टी 10 करोड़ की दे रहा हूं, तू तो 6 करोड़ दे रहा है, तो 10 करोड़ कहाँ क्या करेगा? तो बी कहता है आप मुझे क्या करो, आप मुझे लोन दे दो 4 करोड़ का। तो कहता है बदले में तू मुझे क्या कर, कुछ मोर्टगेज कर, बदले में तू मुझे मोर्टगेज कर। वो कहता है मैं प्रॉपर्टी मोर्टगेज कर देता हूं जो ये खरीदी है मैंने आपसे। बात समझ में आ रही है? तो लिख लो क्या हुआ यहां पे, यूज ही नहीं हो रहा। तो बायर ने 4 करोड़ का लोन ले लिया और मोर्टगेज डीड बना ली, कितने की? 4 करोड़ की। वेरी गुड कि भाई 4 करोड़ की मोर्टगेज डीड बना ली है और जो ये हाउस प्रॉपर्टी है ये तुझे मोर्टगेज कर दिया मैंने, दे दिया उसके 10 करोड़ दे दिया ना एक तरीके से। अब आपको ये बताना है कि यहां पे सेक्शन 4 के अकॉर्डिंग प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट एक ट्रांजैक्शन है या 2 ट्रांजैक्शन है? पहले तो ये बताओ, 1 ट्रांजैक्शन या 2 ट्रांजैक्शन? 1 ट्रांजैक्शन है या 2 है? 2 है। वेरी गुड, एक सेल डीड है, एक मॉर्टगेज डीड है। क्या सेक्शन 4 यहां पे एप्लीकेबल हो जाएगा? नहीं होगा। बोलो क्यों? वहां पे लिखा था एक ट्रांजैक्शन 2 इंस्ट्रूमेंट। यहां पे क्या हो रहा है? ट्रांजैक्शन ही 2 है। जहां ट्रांजैक्शन ए को इंस्ट्रूमेंट 2 हो तो जो प्रिंसिपल होता है उसके ऊपर फुल ड्यूटी पे कर दो, सबऑर्डिनेट के ऊपर 1 रुपए पे कर दो। यहां पे क्या होगा? इसके ऊपर भी सेल डीड के ऊपर पूरी ड्यूटी जाएगी फुल, और मोर्टगेज डीड के ऊपर भी पूरी ड्यूटी जाएगी फुल। बात समझ में आई? यहां एप्लीकेबल होगा सेक्शन 5। कौन सा सेक्शन एप्लीकेबल होगा? 5 एप्लीकेबल होगा, वो 4 एप्लीकेबल नहीं होगा। तो सेक्शन 4 नॉट एप्लीकेबल। कौन सा सेक्शन एप्लीकेबल होगा? 5। समझ में आया या नहीं? देख लो एग्जाम में क्या किया इन्होंने, पता है? ये केस लॉ बना के दे दिया। अब आपको वहां क्या लिख के आना है कि यहां पे सेक्शन 4 एप्लीकेबल नहीं हो रहा क्योंकि यहां पे 2 ट्रांजैक्शन है। यहां पे क्या है? 2 ट्रांजैक्शन है, एक में सेल डीड है, एक में मोर्टगेज है, तो इसलिए सेक्शन 5 एप्लीकेबल। ऐसे करके आंसर लिख के आना। आंसर लिखना कितना आसान था देख लो। अब 5 नंबर मिलने थे पूरे, और फैक्ट्स ही तो बताने थे कि जब प्रॉपर्टी बेची होगी तो सेल डीड बनी होगी, मोर्टगेज किया होगा तो मोर्टगेज डीड बनी होगी, 2 ट्रांजैक्शन हो गई, इंस्ट्रूमेंट 1 है।
हाँ जी, हाँ हाँ बिल्कुल, वो मैं अभी दिखा दूंगा। सेक्शन 5 लिखो, वन ट्रांजेक्शन, एक क्या है ट्रांजेक्शन, साथ के साथ लिखो। ओ सॉरी, वन इंस्ट्रूमेंट है, एक इंस्ट्रूमेंट है। हाँ, एक इंस्ट्रूमेंट है और दो ट्रांजैक्शंस हैं। टू और मोर लिख लो, टू और मोर ट्रांजैक्शंस। दो भी हो सकती हैं, दो से ज्यादा भी हो सकती हैं। तो उस केस में क्या करना है, देन पे फुल स्टैम्प ड्यूटी ऑन सच इंस्ट्रूमेंट, और पे एग्रीगेट स्टैम्प ड्यूटी which is separately on all such transactions। तो क्या समझ में आया? पे फुल स्टैम्प ड्यूटी, तो क्या करो भाई, फुल स्टैम्प ड्यूटी पे करो। सेल डीड के ऊपर जो ड्यूटी बन रही है, मान लो दिल्ली का है, 6% पे कर दो। मोर्टगेज डीड के ऊपर 2% की है दिल्ली में, ठीक है, तो ये कितने की थी, 10 करोड़ की प्रॉपर्टी, 10 करोड़ का 6%, ये कितने में बनेगी, 4 करोड़ का 2%। समझ में आया ये कहानी? जब प्रैक्टिकल देख रहे हो काम कैसे चलेगा, वो भी आपको पता लग गया प्रैक्टिकली काम कैसे। भाई प्रॉपर्टी तो 10 करोड़ की है, ये थोड़ी ना बोलोगे 6 करोड़ की प्रॉपर्टी 4 करोड़ का लो। और या तो क्या करो, एग्रीगेट स्टैम्प ड्यूटी पे कर दो जो सेपरेटली लग रही है, एक ही बनाओ सेल डीड, उसी में बता दो कि प्रॉपर्टी मॉर्टगेज कर रहा हूं इसको, ठीक है। पर फिर भी क्या करना पड़ेगा, सेल डीड का भी मतलब दोनों का मिला के एग्रीगेट देखना पड़ेगा कितनी स्टैम्प ड्यूटी, मतलब स्टैम्प ड्यूटी नहीं बचा सकते सरकार, हाँ ले लेगी आपसे पूरी स्टैम्प ड्यूटी, छोड़ेगी नहीं अपना 1 रुपए भी आपसे। सेक्शन 6 लिखो, वन इंस्ट्रूमेंट, एक इंस्ट्रूमेंट है और एक ट्रांजैक्शन, एक इंस्ट्रूमेंट एक ट्रांजैक्शन। अभी तक नहीं आया था ना केस, इंस्ट्रूमेंट भी एक ट्रांजैक्शन भी एक, पर यहां पे खतरनाक काम क्या हो गया, विच फॉल्स इन 2 or more description or items in schedule 1। क्या समझ में आया? Which falls in 2 or more descriptions or items in schedule 1। इंस्ट्रूमेंट एक ही है, ट्रांजैक्शन एक ही है, पर प्रॉब्लम कहां आ रही है कि सर जो ये इंस्ट्रूमेंट है ये 2 जगह फॉल कर रहा है। जो शेड्यूल 1 में लिस्ट दी होगी तो उसमें 2 जगह आ रहा है। अब जब 2 जगह आ रहा है तो प्रॉब्लम क्या आ रही है, एक जगह जैसे वो लिस्ट बता कि कितनी लिस्ट है शेड्यूल 1 में, 10 इंस्ट्रूमेंट्स की लिस्ट है, क्योंकि शेड्यूल 1 में जो है वो पार्लियामेंट वाला है, स्टेट वाले में स्टेट चलता है। अब वो मान लो यहां पे भी आ रहा है, यहां पे भी आ रहा है, यहां बोला है 2%, यहां बोला है 4%, तो कौन सी स्टैम्प, अब 2 जगह आ गया ना, आदमी तो क्या सोचेगा, अरे यार नहीं वो ये सोचेगा 2% पे कर देता, मैं उसको मान लेता हूं कि वो 3rd आइटम में कवर है,
और यहाँ 7th में भी कवर हो रहा है। गवर्नमेंट कह रही है हम तो 7th आइटम में मानी। गवर्नमेंट ने क्या प्रोविजन में लिखा है कि जो हाईएस्ट रेट ऑफ ड्यूटी होगा वो पे करना। अगर कोई गलती से 2 जगह आ जाए तो लिखो देन पे ओनली द हाईएस्ट स्टैम्प ड्यूटी ऑन एनी वन ऑफ द सच डिस्क्रिप्शन। तो भैया जो हाईएस्ट स्टैम्प ड्यूटी आ रही है वो पे कर दो, कहानी खत्म। हो गया। तो ये देख लो सेक्शन 4, ये लिखा था इसने सेक्शन 4 में यहां पे। ठीक है ना, ये देखो प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट, तो मैंने आपको बस चार्ट बनवा दिया, कहानी खत्म। ये सबऑर्डिनेट 1 रुपी लगेगा। ये देखो लिखा है सेक्शन 4 इज एप्लीकेबल। कहां कहां पे सेक्शन 4 एप्लीकेबल होगा, ये क्या दिया बेटा, इलिस्ट्रेशन। तो घर से लिखो, इधर देखो घर से लिखो इसको होमवर्क। ये इलिस्ट्रेशन होमवर्क है, पढ़नी है घर जाके। हाँ जी, कहीं दिक्कत हो किसी इलिस्ट्रेशन में बताना, सारी समझ में आ जाएंगी। टोटल कितनी है, 6 की 6 इलिस्ट्रेशन समझ में आएंगी। उसके बाद क्या है, सेक्शन 4 इज नॉट एप्लीकेबल। सेक्शन 4 अप्लाई नहीं होगा। उसकी मैंने ये देखो इलिस्ट्रेशन लिखी है, नहीं इलिस्ट्रेशन मैंने करा दी उसकी, आप पढ़ोगे आपको समझ में आ जाएगा। ये भी होमवर्क है घर से, मैंने करा दिया, ये बस पढ़ना है। उसके बाद सेक्शन 5 मैंने करा दिया, पर घर जाके ये पढ़ लेना, इलिस्ट्रेशंस पढ़ लेना। ये देखो इलिस्ट्रेशंस लिखी हैं। उसके बाद हाँ इसमें 8 है, वेरी गुड। उसके बाद सेक्शन आ जाएगा 6, ये आ गया सेक्शन 6। सेक्शन 6 आपको बता दिया मैंने, ठीक है। ये भी जाके एक बार पढ़ लेना, समझ में आ जाएगा। उसके बाद आ गया सेक्शन 8, 7 नहीं है सिलेबस में, 8 लिखो 8। एक बार क्या करो, मैं पहले समझा देता हूं फिर पढ़ लो, है ना। एक बार आप हेडिंग लिख लो, पर एक बार फिर मैं इसे समझा देता हूं हो क्या रहा है। हाँ पूरी हेडिंग लिख लो, बुक है ना आपके पास, बुक से लिख लो। मैं समझा देता हूं आपको हो क्या रहा है। देखो क्या हो रहा है। सेक्शन 8 में एक लोकल अथॉरिटी है एमसीडी। एमसीडी क्या कर रही है, रेजिंग लोन, लोन उठा रही है। अब लोन कैसे उठा रही है, बाय इशूइंग बॉन्ड इशू कर दिए, डिवेंचर इशू कर दिए, या अदर सिक्योरिटीज मार्केट में इशू कर दी और लोन उठा लिया। 100 करोड़ का लोन उठा लिया, कितने का भी लोन उठा लिया। अब जब ये लोन उठा लिया है तो इसके लिए एमसीडी को भी क्या करना पड़ेगा, स्टैंप ड्यूटी पे करनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा, स्टैंप ड्यूटी पे करनी पड़ेगी। मुझे बताओ, जब ये लोन उठाया होगा तो जो मान लो बॉन्ड इशू किए थे, तो वो बॉन्ड किसको दिए होंगे, बॉन्ड होल्डर को दिए होंगे। जैसे शेयर होल्डर होता है ऐसी बॉन्ड होल्डर होता है, डिवेंचर होल्डर होता है। या मान लो डिवेंचर इशू किए थे तो डिवेंचर होल्डर हो गया। क्या डिवेंचर होल्डर स्टैंप ड्यूटी पे करेंगे क्या, नो, डिवेंचर होल्डर नहीं पे करेंगे। कौन पे करेगा, एमसीडी पे करेगी। अब एमसीडी क्या करेगी, 100 करोड़ का लोन उठाया है, सीधे 100 करोड़ के ऊपर क्या कर देगी, स्टैंप ड्यूटी पे कर देगी। एग्जांपल मान लो 1% है, मान लो 1%, वो 1% की स्टैंप ड्यूटी पे कर देगी। कितने के ऊपर, 100 करोड़ के ऊपर। अब ये नहीं कि आपने उसमें से 10 रुपए का लिया है, किसी ने 100 रुपए का लिया है, ऐसे करके नहीं, सीधे एग्रीगेट जो बन रहा है
वो पे कर देगी। समझ में आया या नहीं? आ गया। रुक जाओ, कहाँ गया वो? अब ये पढ़ के देख लो, पढ़ के देख लो, जोर से पढ़ दो। debentures or other securities shall in respect of such loans be chargeable with a duty of 1%. बस ठीक है, समझ में आ गया या नहीं आ गया? आगे की कहानी है बेटा कि अगर मान लो इन फ्यूचर रिन्यू होता है इनका, तो उसके ऊपर कोई स्टैम्प ड्यूटी नहीं जाएगी। पढ़ लो अगली लाइन भी। हाँ मतलब आगे बस आप सिंपल वर्ड्स में, वहां पे आपकी बुक है ना, आप लिख लो इफ सच सिक्योरिटीज आर if such securities are converted, renew, consolidated, सब डिवीजन और अदरवाइज। ये देखो ये चीजें हैं, या तो कन्वर्ट हो रही है या रिन्यू हो रही है या कंसोलिडेट का मतलब हो रही है एक साथ जोड़ रहे हो आप। जैसे मान लो आपके पास क्या था, 10 डिवेंचर थे और आपने थोड़े टाइम के बाद 20 डिवेंचर और खरीदे। अब 10 और 20 आप अपने एक नाम से एक ही साथ जोड़ के 30 कराना चाहते हो। कंसोलिडेट का मतलब होता है बंधे कराना, सब डिवीजन का मतलब होता है छुट्टे कराना। भाई आपके पास 100 डिवेंचर है, आप क्या करना चाहते हो? 100 डिवेंचर है, आपके छुट्टे कराना चाहते हो। भाई 50 अलग करो, 50 अलग करो, या 20 अलग करो, 30 अलग, 50 अलग। मेरे को बेचने किसी को 100 नहीं बेचने मेरे को, चाहे कुछ भी करो आप। फिर थोड़ी ना स्टैम्प, एक बार लोकल अथॉरिटी ने स्टैम्प ड्यूटी पे कर दी ना 100 करोड़ के ऊपर, दोबारा थोड़ी ना पे करेगी। और आपको तो पे करने ही नहीं है, बॉन्ड होल्डर को। ठीक है जी, पढ़ के देख लिया, समझ में आ गया? कोई डाउट? अगला पढ़ो। हाँ, the government a sum equal to 10% of the amount of duty payable and a likely penalty for every month after the first during which the neglect। अगर कोई लोकल अथॉरिटी क्या कर देती है? नेग्लिजेंस कर देती है, तो सरकार क्या करेगी? फॉरफिट कर लेगी, जब्त कर लेगी उन सिक्योरिटीज को, और क्या करेगी? आपके ऊपर पेनल्टी लगा देगी 10%। हाँ, 10% की क्या लग जाएगी? पेनल्टी लग जाएगी। आगे जी बात समझ में? एंड लाइक पेनल्टी फॉर एवरी मंथ आफ्टर द फर्स्ट ड्यूरिंग विच द नेग्लेक्ट कंटिन्यूस। आगे जी बात समझ, वो लगती रहेगी आपके ऊपर पेनल्टी। अब वो उसके बाद वो अमाउंट बढ़ा भी सकती है, 10% आ गया, उसके बाद अमाउंट बढ़ा देगी। भाई ये तो ठीक ही नहीं कर रहे अपनी मिस्टेक को। समझ में आ गया? तो एक तरीके से कितने पार्ट में इसका चार्ट बना सकते। वो तो मेरा ये जो मैंने बनाया ये एग्जाम्पल हो गया। इसके बाद आप क्या करोगे? सेक्शन 8 लिखोगे, 3 पार्ट के अंदर कर दोगे। एक में क्या हो रहा है? लोकल अथॉरिटी स्टैम्प ड्यूटी दे रही है। एक में क्या हो रहा है? लोकल अथॉरिटी स्टैम्प ड्यूटी नहीं दे रही। और एक में क्या है? पेनल्टी का प्रोविजन। ये होता है शिखा चार्ट बनाने का तरीका। मुझे बताओ याद हो जाएगा नहीं हो जाएगा? आप देख लो, एक एक चीज को मैं इस तरीके से समझा रहा हूं कि आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तभी तो मैं कह रहा हूं JIGL अब 70+ लेके चलो, 60 टेक्स्ट में मैं ही दिला दूंगा यहां बैठे बैठे। कोर्स कंप्लीट होगा ही नहीं होगा ये अब आपको पता लग गया होगा। सर का कोर्स तो कंप्लीट हो जाएगा, हमें करना पड़ेगा। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है फैकल्टीज के साथ कि उनका कोर्स कंप्लीट नहीं हो पाता, और मेरे साथ ये कि मैं कोर्स टाइम से पहले कंप्लीट कर देता हूं। ठीक है, तरीका है ना उसका। क्योंकि देखो एक बच्चा आएगा तो भी पढ़ाऊंगा, मैं टारगेट लेके आया हूं, आज मुझे इतना पढ़ाना है, पढ़ाना है तो पढ़ाना है। ठीक है जी। उसके बाद आ गया आपका सेक्शन 8 कैपिटल है। ये बना लिया था क्या? ये कहां गया वो? अच्छा हाँ, तो बना लो फटाफट, ये बना लो।
अगला कौन सा आ रहा है? सेक्शन 9 8A, सॉरी 8A। लिखो सेक्शन 8 कैपिटल ए, पहले समझ लो इसे। 8 कैपिटल ए क्या है? देखो 8 कैपिटल ए क्या है, आपको पता है NSDL और CDSL दो डिपॉजिटरी। अगर कोई भी इशुअर कंपनी है, कोई भी क्या है बेटा, इशुअर कंपनी है, उसे अपनी सिक्योरिटीज क्या करनी है? डीमेट फॉर्म में बेचनी है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में बेचनी है। तो पहले क्या करना पड़ेगा? वो जो सिक्योरिटीज है इन कंपनीज को डीमेटलाइज करना पड़ता है, डीमेटलाइजेशन करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? डीमेटलाइजेशन। डीमेटलाइजेशन का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है। भाई पहले तो सिक्योरिटी कागज में होगी ना, तो उसे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। तो वो क्या करती है? कस्टोडियन को देती है। कस्टोडियन क्या करता है? इनको दे देता है। वो आपको सिक्योरिटी लॉ के पेपर में बताया जाएगा। तो NSDL CDSL को दे देता है। किस में कन्वर्ट हो गई? इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। कंपनी क्या लेके आ रही है? पब्लिक इशू। कंपनी के जो शेयर्स हैं वो कौन खरीदेंगे? इन्वेस्टर। किस फॉर्म में खरीदेंगे? डीमेट फॉर्म में खरीदेंगे। ये जो मैंने लिखा है इसका मतलब क्या है? जो शेयर्स खरीदे जाएंगे डीमेट अकाउंट से खरीदे जाएंगे, ठीक है ना? क्या ये चार्जेबल होगा स्टैंप ड्यूटी? चार्जेबल टू स्टैंप ड्यूटी होगा आंसर इज यस। तो इसके ऊपर स्टैंप ड्यूटी कौन पे करेगा? कंपनी पे करेगी स्टैंप ड्यूटी। कौन पे करेगा? कंपनी पे करेगी सीधे। आपने 10 शेयर खरीदे, 100 खरीदे, उससे कोई मतलब नहीं है। कंपनी को इसके ऊपर स्टैंप ड्यूटी पे करनी। समझ में आया नहीं आया? उसके बाद कहानी क्या है? कहानी है इफ शेयर्स आर रीमेटलाइज्ड। अगर ये शेयर्स क्या होते हैं? हाँ, इफ रिन्यूअल नहीं होता, मैं बताता हूं क्या होता है। इफ शेयर्स आर रीमेटलाइज्ड। रीमेटलाइज का मतलब होता है पहले इलेक्ट्रॉनिक में थे, अब दोबारा से आप फिजिकल मोड में लेके आ रहे हो। अंडर डिपॉजिटरी एक्ट सुना होगा 1996 डिपॉजिटरी एक्ट। देन चार्जेबल टू स्टैंप ड्यूटी एज एप्लीकेबल टू डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट। देखो क्या कहानी है, सीधी लिख लेना आराम से, कोई दिक्कत नहीं। सीधी और सिंपल सी बात क्या है? दो चीजें हैं सर। कितनी बातें? 2 बातें। सर कंपनी क्या लेके आई? पब्लिक इशू लेके आई। तो सर कंपनी को क्या करना है? NSDL और CDSL को शेयर्स रखवाने इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। तो सर वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में तो बाद में रखवाएगी, पहले क्या करेगी? इसके ऊपर स्टैंप ड्यूटी पे करेगी। हमें तो स्टैंप ड्यूटी एक्ट पढ़ना है, स्टैंप ड्यूटी पे करेगी। फिर सर उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक में रखवा देगी, फिर वो डीमेट से खरीद लेंगे। ये कहानी। कंपनी क्या कर रही है? सर कंपनी क्या कर रही है? रीमेटलाइज कर रही है। रीमेटलाइज मतलब सर इलेक्ट्रॉनिक से फिजिकल में लेके आ रही है। इलेक्ट्रॉनिक से किस में लेके आ रही है? फिजिकल मोड में लेके आ रही है अपने शेयर्स। तो सर दोबारा से स्टैंप ड्यूटी पे करनी पड़ेगी। पर कौन सी स्टैंप ड्यूटी जाएगी? जो डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट के ऊपर जाती है। जो किसके ऊपर जाती है? डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट के ऊपर जो स्टैंप ड्यूटी जाती है, वही स्टैंप ड्यूटी पे करनी पड़ेगी। वो कम होती है उससे। इतना समझ में आ गया? उसके बाद देखो ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। कहता है ट्रांसफर। कहता है अगर कोई रजिस्टर्ड ओनर है, जैसे रजिस्टर्ड ओनर एग्जांपल के लिए मान लो A है या मान लो शिखा है। अब शिखा रजिस्टर्ड ओनर है और शिखा क्या कर रही है? गरिमा को शेयर्स बेच रही है। तो क्या उसे स्टैंप ड्यूटी पे करनी होगी? आंसर इज नो। तो नंबर 1 क्या आ गया कि जो भी रजिस्टर्ड क्या है, मैं RW लिख देता हूं, जो भी रजिस्टर्ड ओनर है जब वो सिक्योरिटी सेल करेगा, ठीक है, तो उसे कोई भी स्टैंप ड्यूटी पे नहीं करनी। मतलब कि यहां पे मैं वो केसेस बता रहा हूं जहां पे स्टैंप ड्यूटी पे नहीं करनी।
वो ऑलरेडी कंपनी पे कर चुकी है उसके ऊपर, है ना। दूसरा केस, अगर कोई बेनिफिशियरी ओनर, अगर कोई क्या है बेनिफिशियरी ओनर है, तो उसको भी क्या है स्टैंप ड्यूटी पे नहीं करनी है। कौन होते हैं बेनिफिशियरी ओनर? जो डीमेट में शेयर खरीदते हैं, डीमेट फॉर्म में, और डीमेट अकाउंट खुलवा रखा उसमें शेयर खरीदे, तो कंपनी ने पे तो किया ही है। तीसरा कौन है? जो म्यूचुअल फंड के बेनिफिशियल ओनर है, तो म्यूचुअल फंड की यूनिट्स खरीदी हुई है, तो जो इनके क्या है बेनिफिशियल ओनर है, उनको भी स्टैंप ड्यूटी पे नहीं करनी। तो आपको क्या याद रखना है कि सर 3 केस है जहां पे स्टैंप ड्यूटी पे नहीं होती। एक वो जो रजिस्टर्ड ओनर है, ठीक है ना, वो लोग नहीं पे कर रहे। क्यों नहीं पे कर रहे वो लोग रजिस्टर्ड ओनर? क्योंकि रजिस्टर्ड ओनर कौन है? डिपॉजिटरी। डिपॉजिटरी कौन? एनएसडीएल, सीडीएसएल। तो सर ये क्यों पे करेंगे? इश्यूअर कंपनी पे करेगी। असली में रजिस्टर्ड ओनर 2 ही लोग होते हैं, एनएसडीएल और सीडीएसएल। इनको बोलते क्या प्यार से? डिपॉजिटरी। इनको प्यार से क्या बोलते हैं? डिपॉजिटरी। और सर वो बेनिफिशियल ओनर जिन्होंने डीमेट फॉर्म में शेयर्स खरीदे, सर वो बेनिफिशियल ओनर जिन्होंने म्यूचुअल फंड की यूनिट्स खरीद रखी है। अब ये देखो, ये सारी बातें यही लिखी हैं, आप देखोगे आप कहोगे सर यही सब लिखा है। ये देखो इशूअर, तो ये बंदा क्या है? इशूअर है। इशूअर का मतलब समझ गए, वो कंपनी है जो कंपनी अपना इशू लेके आ रही है। और 1 और मोर डिपॉजिटरी है, एनएसडीएल, सीडीएसएल, 1 और मोर डिपॉजिटरी। तो उस केस के अंदर स्टैंप ड्यूटी कौन पे कर? टोटल अमाउंट पे स्टैंप ड्यूटी पे हो जाएगी। 100 करोड़ का पब्लिक इशू आया, 100 करोड़ पे स्टैंप ड्यूटी पे हो गई। ठीक। दूसरा क्या लिखा है? ये देख रहे हो, डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट लिखा हुआ है। और ये डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट कब है? जब आप रीमेटलाइजेशन करोगे। क्या करोगे बेटा? रीमेटलाइजेशन करोगे उस टाइम पे। उसके बाद ये देखो ट्रांसफर वर्ड आ गया, यहां पे लिख लो स्टैंप ड्यूटी नहीं जा रही। कब नहीं जा रही? जो रजिस्टर्ड ओनर है वो क्या कर रहे हैं? ट्रांसफर कर रहे हैं सिक्योरिटीज फ्रॉम पर्सन टू डिपॉजिटरी, या डिपॉजिटरी टू बेनिफिशियरी ओनर। डिपॉजिटरी टू कहां पे? बेनिफिशियरी ओनर। तो आपको पता ही है ये क्या बोलते हैं, डिपॉजिटरी कौन है? एनएसडीएल और सीडीएसएल। डिपॉजिटरी आपको पता ही है कौन लोग हैं, ठीक है। दूसरा देखो, बेनिफिशियल ओनर किसका? सिक्योरिटीज का। कहां डील कर रहा है? डिपॉजिटरी के साथ, मतलब समझ गए डीमेट अकाउंट में, तो भी नहीं करना। बेनिफिशियल ओनर किसका? म्यूचुअल फंड का, तो भी। यहां से देखो लाइन आ जाएगी, शैल नॉट लायबल टू पे स्टैंप ड्यूटी। और बेनिफिशियल ओनर कौन होता है? और सिक्योरिटीज का मतलब क्या है? सिक्योरिटीज का मतलब कहां डिफाइन है? एससीआरए, सिक्रा के अंदर, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट। तो करेंगे इसको आज। बात समझ में आ रही? कोई डाउट है इसके अंदर? जो कितने बढ़िया तरीके से समझ में आया, पेपर में आ जाएगा। पेपर में क्या आ जाएगा क्वेश्चन की भैया, सिक्योरिटीज डेल्ट इन डिपॉजिटरी नॉट लायबल टू पे स्टैंप ड्यूटी, लिखो। तो यहां पे क्या है? लायबल भी है पे स्टैंप ड्यूटी और नॉट भी है, दोनों है। हेडिंग से कंफ्यूज नहीं होना। उसके बाद 8B दिया हुआ है यहाँ पे। हाँ 1 मिनट बना लेंगे, 1 मिनट। ये क्या हो गया मेरे पास? 8B कहां चला गया? अच्छा 8B में यही तो लिखा हुआ है, कॉर्पोरेशन और डीमेटलाइजेशन स्कीम्स रिलेटेड टू द इंस्ट्रूमेंट नॉट लायबल टू स्टैंप ड्यूटी। फाइनेंस एक्ट 2005 सेक्शन 8B स्टेट्स दैट demutualization or recognition or instrument approval of securities are not liable to pay stamp duty। देखो सुनो क्या कहानी, ये भी सुन लो पहले। 8 कौन है? B है। स्कीम ऑफ कॉर्पोरेशन और डीम्यूचुअलाइजेशन और बोथ। रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज है, सेबी रिकॉग्नाइज करता है, सेबी ठप्पा लगा के देता है कि हाँ भाई हिंदुस्तान के अंदर ये रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज है, ये क्या करवा सकता है? शेयर्स की सेल परचेज, मतलब शेयर्स का मतलब सिक्योरिटीज की सेल परचेज करवा सकता है। तो वो लोग सिक्योरिटीज की सेल परचेज करवा रहे हैं, उनको कोई स्टैंप ड्यूटी पे नहीं करनी है। कोई भी इंस्ट्रूमेंट इंक्लूडिंग द इंस्ट्रूमेंट या ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, बिजनेस एसेट, ये सारी चीजें, मूवेबल इमूवेबल राइट, ये सारी चीजें, कनेक्शन, डीम्यूचुअलाइजेशन,
कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट रिलेटिंग टू प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, बिजनेस से रिलेटेड है, एसेट whether movable or immovable, contract, right, liability, obligation for the purpose or connection with the corporation, demutualization or both, recognize stock exchange scheme. अब स्कीम के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है भैया? डीम्यूचुलाइजेशन हो रहा है। आपकी कंपनी की कोई एसेट है, उस एसेट को आपने किस में कन्वर्ट कर दिया? शेयर्स में कन्वर्ट कर दिया, डीम्यूचुलाइजेशन हो गया। डीम्यूचुलाइजेशन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में अब सिक्योरिटीज बेची जाएंगी, तो आपको स्टैंप ड्यूटी नहीं देनी, क्योंकि वो सब कुछ किससे अप्रूव है? सेबी से अप्रूव है। सेबी लिखा ना, अप्रूव्ड बाय सेबी, और फिर उसके बाद आगे कानून भी लिखा है SCRA, शेल नॉट लायबल टू पे स्टैंप ड्यूटी। सेबी का मतलब बताया, सेबी का मतलब क्या है वो आपको पता है। डीम्यूचुलाइजेशन मैंने बता दिया कि हम क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में सिक्योरिटीज को कर रहे हैं। बस ये लास्ट सुन लो, सेक्शन 9 क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है, वो रिडक्शन कर सकती है स्टैंप ड्यूटी की, बताया था मैंने। रिमिशन कर सकती है, मतलब कि आपको रिफंड दे सकती है, और कंपाउंडिंग ऑफ ड्यूटीज, ड्यूटी को क्या कर सकती है? कंपाउंड भी कर सकती है। एक मिनट, हाँ, बड़ा खतरनाक काम हो गया, मेरी एक वीडियो बन के आ गई है, जरा मैं एक बार देख लूं आपको। हाँ, आप जब तक बना लो, मैं कहाँ दिखाऊं आपको? अच्छा, ये अबे यार क्या करके भेजा इसने? एडिट तो किया ही नहीं। पर 9 फरवरी को भी इन्होंने बोला है, आप सभी को पता है सीए का रिजल्ट आ रहा है स्टूडेंट, ऑल द बेस्ट स्टूडेंट फॉर दिस हेलो स्टूडेंट, स्टूडेंट आज सीए स्टूडेंट्स का रिजल्ट आ रहा है, सीए फाउंडेशन का रिजल्ट आ रहा है, सीए इंटर का रिजल्ट आ रहा है। ये ऐसा करो, ये है 8 कैपिटल NSDL CDSL इशूअर कंपनी, पब्लिक इशू, डीमेट फॉर्म, RBI मत लिखना, चार्ज लिमिट टू स्टैंप। तो आगे बढ़ना, बहुत मेहनत चलती है। क्या नाम है शिखा? ऐसे नहीं कि लेक्चर ऐसे ही आपको डिलीवर हो गया, इसके पीछे पूरी मेहनत होती है। देखो, मेहनत के बाद ही ना कुछ हो पाता है, सीधी बात तो ये, बिना मेहनत के कुछ नहीं हो पाता। ये कहीं लगा हुआ है, देखता हूँ, नेट चल जाए लैपटॉप पे, मजा आ जाएगा। हो गया ना ये कंप्लीट? ये मेरे उस पेज पे लिखा, देख लिया आपने? चलो जी, हो गया। एक मिनट, मैं इसकी जरा रिकॉर्डिंग बंद कर दूं, ये रिकॉर्डिंग ही होती रहेगी। मजा आ गया होगा आपको।